नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। तो आज सुबह से पहले चरण के लिए लोकसभा की 102 सीटों पर 21 राज्यों में वोटिंग का सिलसिला जारी है। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानना कि 1625 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, जिनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बंगाल में सुबह 11 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। बंगाल में बता दें आपको 33% तक मतदान दर्ज किया गया है सुबह 11 बजे तक। मध्य प्रदेश की बात करें तो 30% तक, उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 25% वोटिंग हुई है, बिहार में 20%, महाराष्ट्र में 19% मतदान हुआ है। तो ये आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। राजस्थान में 22%, उत्तराखंड में 24%। आइए सीधे गांधीनगर का इस बीच रुख कर लेते हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। कल आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी, गांधीनगर पहुंच चुके थे एक दिन पहले ही अमित शाह, जहां पर उन्होंने 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित किया। और अब ये तस्वीरें बेहद खास आपके सामने, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार की खास तौर पर बात करें तो उनकी रैली में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो दावा कर रहे हैं इस बात का कि जीत का मार्जिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि 10 लाख के करीब होगा अमित शाह की। और ये नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें, गांधीनगर से आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ भेंट भी किया गया है। तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। तो गांधीनगर से नामांकन करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में कल जब उन्होंने रोड शो किया तो टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत भी उनकी तरफ से की गई और उसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया। इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही। अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उससे पहले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गांधीनगर में एक दिन पहले पहुंचकर 3 रोड शो बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किए गए हैं। दावा किया जा रहा है इस बार बीजेपी की तमाम सीटों पर, जो गुजरात की 26 सीटें हैं, कुल सीटों पर इस बार जीत दर्ज करेगी। तो कुल मिलाकर जो अब तक के ओपिनियन पोल के सर्वे हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बार बार कहा है कि बीजेपी ने कहा है 400 पार। तो ये सुनिश्चित करने के लिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो तमाम नेता है इस वक्त पुरजोर मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आमोद राय हमारे संवाददाता कल उनके रोड शो में मौजूद थे, खास बातचीत भी गृह मंत्री अमित शाह से की थी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आमोद, कितनी देर में नामांकन शुरू हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह का? बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में पहुंच गए हैं। फिलहाल वो सर्किट हाउस, यहां से थोड़ी दूर पे सर्किट हाउस है, वहां गए हुए हैं। वहां पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ वो अगले 10 मिनट में यहां नामांकन करने जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे। और यहां 12:39 पर जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद यहीं आएंगे जहां हम लोग मौजूद हैं और यहां वो मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये अब तक का उनका आज जो दिनचर्या है वो बताया जा रहा है। उसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन के बाद वो फिर यहाँ से राजस्थान निकल जाएंगे। जैसा कि हमेशा होता है कि अमित शाह सिर्फ एक दिन अपने लोकसभा में देते हैं चुनाव प्रचार के लिए या नामांकन के लिए, और फिर अगली बार वोट डालने आते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए वो आज यहाँ कल उन्होंने रोड शो किया, आज नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद फिर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करने निकल जाएंगे और फिर 6 तारीख को आएंगे, 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी, उस दिन आएंगे और उस दिन वोट डालेंगे। प्रतिमा, आप जब उनसे खास बातचीत कल कर भी रहे थे तो उनकी तरफ से कई सारी बातें महत्वपूर्ण की गई और आपने ये सवाल भी पूछा था कि आप अमूमन अपनी सीट पर प्रचार के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कल जो रोड शो उनकी तरफ से किए गए, एक नहीं 3 रोड शो, एक सभा को भी संबोधित किया गया, कहीं ना कहीं राज्य की सभी 26 सीटों पर एक मैसेज जरूर दिया गया। निश्चित तौर पर देखिए, अमित शाह या कोई भी बड़ा नेता जब अपना प्रचार करता है, जब अपने लिए रोड शो करता है, अपने लिए सभा करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा होता है, वो बल्कि पूरे प्रदेश में पूरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहा होता है। और जो भी संदेश देता है वो पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे देश में जाता है। कल उन्होंने बहुत ही खास बात एक बोली कि छत्रियों से जो नाराज़गी की बात थी, उन्होंने एक्सक्लूसिवली हम लोगों से बातचीत में ये कहा कि जो बात थी
वो बात खत्म हो गई थी। जो नेता उसमें शामिल थे, रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला वरिष्ठ नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, और उन्होंने एक बार माफ़ी मांग ली तो बात खत्म हो गई है। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बच रही है। तो ये एक मैसेज था, ये मैसेज सिर्फ गांधीनगर के लिए नहीं था, बल्कि पूरे गुजरात के लिए था, पूरे राजस्थान के लिए था, उत्तर प्रदेश के लिए था, या जहाँ भी इसका एक बज क्रिएट हुआ है उसके लिए था। जब बड़े नेता जब भी कोई संदेश देते हैं, कोई बयान देते हैं, तो उसके पीछे मंशा यही होता है कि पूरे देश में उसका मैसेज जाए, सकारात्मक मैसेज जाए और पार्टी के लिए फायदा हो। अमित शाह भी वही कर रहे हैं, यहाँ भले ही प्रचार कर रहे हो, लेकिन वो देश के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रतिमा, और इस बीच आपको बता देते हैं, देखिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग भी हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, 1625 उम्मीदवार इस दौरान मैदान में है। फर्स्ट फेज की वोटिंग की जहां तक बात की जाए, और ऐसे में इनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निधि वासंदानी शायद दिया कुमारी से बात करें। लग रहा है इस बार, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है इस बार डंका पीट कर, सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस बार 6 से 7 सीटें हमारे खाते में आ रही हैं। देखिए, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। प्रदेश की जनता, देश की जनता ने मन बना लिया है कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार वोट करेंगे। विकास के नाम पे करेंगे, देश की सुरक्षा के नाम पे करेंगे, देश को एक विकसित भारत बनाने के नाम पे करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने गारंटी दी है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और देश की जनता को उन पे विश्वास है। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं वोट करने के लिए। महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और युवा आ रहे हैं। तो सभी में बहुत उत्साह है, और इतनी धूप होने के बावजूद भी लोग वोट करने आ रहे हैं। आप इससे पहले सांसद भी रही हैं मैम, और अब विधायक हैं, तो ऐसे में जो मुद्दे होते हैं विधानसभा या लोकसभा के, वो डिफर करते हैं या लोगों तक ये पहुंचाया जाता है आपकी ओर से कि मुद्दे डिफर हैं सेंट्रल और स्टेट इलेक्शंस के लिए? नहीं, थोड़े अलग तो होते ही हैं। स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सब चाहते हैं कि हम अगर हमारे क्षेत्र का विकास सचमुच में करना चाहते हैं और चेंजेस देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कड़ी से कड़ी जोड़ना, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का ही हो। तो मैम, क्या पेपर लीक का मुद्दा इस बार रहा, ये इशू रहा? सेंट्रल मुद्दा रहा, और हमारी सरकार बनते ही हमने SIT का गठन किया, और 70 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे भी हम लोग पूरी तह तक जाएंगे, और ऐसे लोगों को कभी भी हमारी सरकार माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया। एक आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 जगह से वोट कैसे कर सकते हैं, ये बार बार वो सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। ERCP को राजस्थान में एक्चुअल में उसका काम शुरू करना, और वो जो लग रहा था कि कभी नहीं हो सकता, वो उन्होंने काम कर दिखाया। यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचाने का भी उन्होंने काम किया। दूसरे स्टेट्स के साथ समझौता करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन विद इन 2 मंथ्स उन्होंने ये सारे काम किए। SIT का भी गठन हुआ है। बहुत सारे हमने इस बार बजट में भी घोषणाएं भी की हैं, उन घोषणाओं पे हम लोग अमल भी कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग तो बस यही करते हैं, मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम यही करती रहती है कि हम लोग कैसे, हम जो कहते हैं उनको, जो कहा है उसको करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। झूठी घोषणाएं, झूठे वादे नहीं करने, जो कि गहलोत सरकार करती है। मैम, 25 सीटें और 12 सीटों पर मतदान, तो क्या यही 400 पार के राजस्थान जो हिंदी बेल्ट का राज्य? बिल्कुल 400 पार होगा। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करनी थी डिप्टी CM राजस्थान की, और उनकी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। जीत को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं कि राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, और ऐसे ही हम 400 पार के नारे को साकार भी करेंगे। इस बीच देखिए हमारे अलग अलग संवाददाता आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद चलते हैं, वहां पर पंकज झा हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, मुरादाबाद की खास तौर पर बात करें तो पीतल नगरी में इस बार की हवा किस तरीके की है, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट्स को लेकर जो कुछ हुआ वो सबके सामने। देखिए, मुरादाबाद और रामपुर दोनों का कनेक्शन है, और अभी जैसा आप प्रतिमा कह रही थी, यूपी में 25% तक पोलिंग हुआ, 11 बजे तक की ये बात है। और लेकिन देखिए रामपुर में भी तो बहुत कम, सबसे कम 20% का वो रहा, पोलिंग रहा है। अब देखिए क्या हुआ था कि मुरादाबाद में ST हसन जो है उनका टिकट कट गया था। उन्होंने कहीं चुनाव प्रचार नहीं किया, खुलेआम तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का
विरोध किया है। मुझे लगता है उसका असर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर दिख रहा है। और 2014 में वैसे भी जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं सर्वेश सिंह, वो चुनाव जीते थे। उसी तरीके से रामपुर में अगर देखें 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, बीएसपी के और एक समाजवादी पार्टी के, और यहाँ से बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया अपने वर्तमान सांसद घनश्याम लोधी को। लेकिन जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के होने के कारण मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा, वैसी कोई सूरत हाल यहाँ रामपुर में नहीं दिख रही है। हालांकि रामपुर में वोटिंग बहुत कम है। बिल्कुल, अगर कला की बात करें तो रामपुर मुरादाबाद दोनों में ही देखने को मिली। ऐसे में किस तरीके से वहां पर वोटिंग पैटर्न नजर आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा, आस्तीन के सांपों का इलाज जरूरी है, बीमारी का इलाज जरूर करेंगे, पार्टी की सेहत के लिए इलाज जरूरी है। अखिलेश यादव को लोगों ने गुमराह किया, एसटी हसन की तरफ से ये तमाम बातें कही गई, जरा सुनिए। पहले राउंड में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें मुरादाबाद भी है, और मुरादाबाद में बड़ी दिलचस्पी है समाजवादी पार्टी को लेकर। हालांकि पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, टिकट भी मिला था और अगले दिन टिकट कट भी गया, कहानी वो पुरानी हो चुकी है। लेकिन कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं खुद डॉक्टर एसटी हसन साहब से। डॉक्टर साहब, आप सर्जन हैं, तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जो होना था हो गया, अब आगे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं आप? जो बीमारी लगी है उसी के ऑपरेशंस भी होते हैं। हम तो कैंसर तक निकाल देते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी बीमारी हैं, पेट में कीड़े हो गए या आस्तीन में सांप आ गए, उन्हें भी निकालना पड़ता है, तभी पार्टी की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, बीमारी दूर होती है। तो ये आप आस्तीन का सांप कह रहे हैं, क्या मतलब क्या है? जो लोग मिसगाइड करते हैं दिनों रात और किसी और लोगों के इशारे से करें जिनका रिमोट कहीं और होता है। किसको मिसगाइड करते हैं? मतलब किसी नाम तो बताए, आप तो खुल के बोलने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी और बड़े नेताओं को भी। जो लोग वो लोग मिसगाइड करके कोशिश ये करते हैं कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो, उन लोगों का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शुभ मुहूर्त निकालने की थोड़ी देरी है, तुरंत करिए ऑपरेशन। अगर बीमारी इतनी मतलब गंभीर है तो ऑपरेशन तो तुरंत होना चाहिए, उसमें किस बात का इंतजार? अभी कुछ दिन दवाओं से भी देखते हैं ना, शायद सही हो जाए। ऑपरेशन तो आखिरी इलाज है। तो आप इशारों में बात करें, बताइए तो सही। मतलब अखिलेश यादव मिसगाइड हो क्यों जा रहे हैं ऐसे लोगों से? कौन है ये लोग? नाम तो बताइए खुल के। अरे आप यहाँ पे आए हैं, मैं 4 आदमी यहाँ खड़ा कर दूँ, 4 सड़क पे कर दूँ, 10 उसके आगे कर दूँ, अब वो सब आपसे ये कहने लगे एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को कि एसटी हसन तो बहुत ख़राब आदमी है। तो यहाँ ऑल इज वेल कहना बिल्कुल गलत होगा। एसटी हसन की नाराजगी इस इंटरव्यू में साफ तौर पर नजर आ रही है और वो कह रहे हैं जल्द इलाज भी किया जाएगा। इस बीच सहारनपुर में मेरे संवाददाता रवि मिश्रा मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, सहारनपुर की आबो हवा किस तरीके की? क्योंकि चुनाव से पहले ठीक हमने देखा कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है इमरान मसूद, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेरी तो छवि गलत बनाई गई, मैं तो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं हूँ। इमरान मसूद से जब हमने सुबह बात की और यही सवाल पूछा कि 2014 में आपके नारे और अब के नारे में क्या अंतर, तो सबसे पहले उन्होंने एक ही दोहा पढ़ा रामचरितमानस का, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन है। कहाँ 2014, कहाँ 2024। इमरान मसूद राम राम कर रहे हैं और ये बात अपने आप में दिलचस्प है कि सहारनपुर में राम नाम का सहारा इमरान मसूद ले रहे हैं। फिलहाल देखिए, मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं वो जैन डिग्री कॉलेज है और यहां पर राघव लखनपाल सुबह आए थे, मतदान किया, उन्होंने अपनी जीत का भरोसा दिला और कहा कि यहां कोई मुकाबला नहीं। जो बड़ी खबर है सहारनपुर से वो मैं आपको दिखाऊं और साथ में अपने विजय से कहूं तस्वीरें भी दिखाते रहे। यहाँ 13 पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सहारनपुर से अगर मैं कहूं कि बड़ी खबर क्या है तो वो यही खबर है कि उत्तर प्रदेश में मतदान का प्रतिशत 25 और सहारनपुर में 32। जी हां, यानी कि स्टेट का जो मतदान प्रतिशत है उससे आगे चल रहा है सहारनपुर। सहारनपुर के आम मतदाता उससे आगे चल रहे हैं। सुबह से ही लोग यहां मतदान कर रहे हैं। हमने दोनों मुख्य प्रत्याशियों से भी बात की, लेकिन हम कुछ वोटर से भी बात कर लें। सर, आपने वोट डाल दिया? जी सर, कैसा रहा अनुभव आपका? बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया। क्या दिमाग में चला इस बार मुद्दे क्या रहे, क्या सोच के आपने मतदान किया है? बस काम हो रहा है, मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार। मैम, वोट आपने डाल दिया? जी। कैसा रहा? क्या दिमाग में सोच के आई थी आप कि किस मुद्दे पर, किस विषय पर, सहारनपुर, देश, राष्ट्र, किस विषय पे वोट डालना है, किसके लिए वोट डालना है?
हमने वोट डाला है भारत के गौरव के लिए, भारत के आत्मसम्मान के लिए, जो आदमी विश्व में भारत का सिर ऊंचा कर सके। यहाँ पर तमाम मतदाता जो इस वक्त वोटिंग करके बाहर आ रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी रवि बात कर रहे हैं और तमाम अलग अलग मुद्दों पर इस बार के चुनाव में वोट डाले भी जा रहे हैं। बात कैराना की कर लेते हैं। यहाँ से एसपी की कैंडिडेट इकरा हसन से बात की हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन हमारे साथ है। इकरा जी, क्या कहेंगी टीवी 9 के दर्शकों को, कैसा चल रहा है चुनाव? जी, चुनाव अच्छा चल रहा है। बस यही सबसे पहले अपील है कि लोग आए, अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, वोट डालें, बेहतर सरकार के लिए वोट डालें, इंडिया गठबंधन के लिए वोट डालें। में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ चुनावों में, क्या इस चुनाव में मुद्दा है? जी बिल्कुल मुद्दा नहीं है। सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी सब इन्वेस्टिगेट कर चुकी हैं और अब भाजपा भी इस मुद्दे को नहीं मानती है। धरातल पर ये कोई मुद्दा नहीं है, प्रोपेगेंडा था जो अब खत्म हो चुका है। मुद्दा क्या है कैराना का? राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा हावी है या यहाँ के जो इंडिया गठबंधन कह रहा है महंगाई रोजगार, वो ज्यादा यहाँ पर दिखता है? यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे कोई नहीं है। यहाँ पर लोकल जो मुद्दे हैं, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के बीच का ये चयन है। और यहाँ पर इस बार यहाँ के लोकल मुद्दे बिजली, विकास, गन्ने की पेमेंट और शिक्षा, ये यहाँ के और रोजगार यहाँ के मुद्दे। आप लंदन से पढ़कर आई हैं, 27 साल की उम्र है, आपके सामने दिग्गज नेता है, लगता नहीं आपको कि उनको हराने में चुनौती होगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका जिस तरीके का 10 साल का डबल इंजन का कार्यकाल रहा है और जो पिछले 5 साल हमारे यहाँ पर माननीय हमारे सांसद जी का कार्यकाल रहा है, उसमें लोगों को बहुत उदासीनता मिली है। कोई किसी वर्ग की सुनवाई नहीं हुई, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो हमारे या छोटे व्यापारी हो, किसी की सुनवाई नहीं हुई है, सब परेशान रहे हैं। तो उसी लिहाज से लोग परेशान हैं और बदलाव चाह रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अभी अमरोहा में थे, उन्होंने 400 पार का नारा दिया और कहा कि ये गठबंधन वो है जो भगवान राम को नहीं मानता, सनातन को लेकर सनातन विरोधी है, ये कहा उन्होंने। इस पर क्या कहेंगे? जी, उनके पास इसके अलावा कोई बात नहीं है, ना काम की बात वो करते हैं, ना मुद्दों की बात करते हैं, सिर्फ बहकावे की बात करते हैं। और 400 पार का मुद्दा एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहकावा है, एक चुप्पी है इस चुनाव में और वो चुप्पी सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार के लिए बुरे संकेत दे रही है और उनको हटाने का काम करेगी। आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे बेहद खास शो दिल्ली डायलॉग का और जनता के दिल में क्या है ये जानने के लिए करुणा शंकर शर्मा इस वक्त साउथ दिल्ली के छतरपुर में मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का दिन बहुत अहम है। एक तरफ आज फर्स्ट फेज में, पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर 6 फेज में, छठे चरण की में सभी सीटों पर वोटिंग होगी 25 मई को। लेकिन 25 मई से पहले यहां पर क्या माहौल हो रहा है? आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट छतरपुर इलाके में। लोगों से यहां पर जानते हैं क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल आतिश की तरफ से बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया, कहा गया कि तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही। तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। कोर्ट में क्या कहा गया ईडी की तरफ से, इन सब मसलों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या माहौल बन रहा है दक्षिणी दिल्ली में? दक्षिणी दिल्ली में एक तरफा वोट हमारा आम आदमी पार्टी का बन रहा है। क्योंकि इतना विश्वास कैसे, एक तरफा वाली बात क्या? वो तो दिख रहा है ना सबको। अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल कर दिए, अच्छी बसें, लेडीजों का किराया फ्री कर दिया और इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर दी। आप मुझे बताएं बीजेपी ने क्या करा? तो हमारा तो एक तरफा जीत रहे हम तो। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा, भाई इतने अच्छा कर दिया तो जेल के अंदर क्यों बंद है? अब जी देखो, जितनी जिस पे पावर रहेगी वो तो आरोप पे लगाएगा। अभी तक कुछ साबित तो नहीं करा ना बीजेपी ने। अभी सब झूठे गवाह, कुछ भी पेश कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ झूठ है, सब कुछ सब झूठ है। आप लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है सब झूठ है और क्या माहौल बन रहा है? अगर झूठ होता तो क्यों ले जाते उनको जेल में? ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। क्या है सच्चाई? सच्चाई है जो उन्होंने किया है। हाँ, क्या किया है? उन्होंने शराब में घोटाला किया है। आपको लगता है ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खोली गई हैं जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ा है। स्कूली बच्चे पर पढ़ने लिखने वाले जो है ना शराब पीने लग गए हैं। जो 1 पौवा पीता था वो 3 पौवा पीने लग गया। पी के मरे हैं। कितनी विधवा हो गई औरतें, हमारी बहन बेटियां। तो ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में रहेगा। एक बात बताइए, दक्षिणी दिल्ली ये जो लोकसभा सीट है, सहीराम पहलवान है आम आदमी पार्टी की तरफ से, रामवीर सिंह विधूड़ी है जो कि बीजेपी की तरफ से। क्या मुकाबला आपको लग रहा है? इस बार तो विधूड़ी जी की अच्छी जीत होगी यहाँ पे। हमारे यहाँ तो पिछली बार भी तो विधूड़ी जी थे, रमेश विधूड़ी जी। रमेश विधूड़ी जी थे। इस बार उनकी जीत 100% होगी। विधूड़ी जी जीतेंगे पक्का। लेकिन इस बार तो जो उम्मीदवार बदल दिया गया, पहले रमेश विधूड़ी थे, इस बार रामवीर सिंह विधूड़ी है। उम्मीदवार बदल जाए तो ये थोड़ी ना है। हम लोग तो वोट सिर्फ एक चेहरा देख के देते हैं, वो हमारे मोदी जी है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मोदी जी, हाँ,
मोदी जी का जो काम है आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी जी ने इतने अच्छे, नितिन गडकरी जी ने इतने अच्छे हाईवे बनवा दिए। आज आम आदमी पार्टी की एमसीडी में वो है, गली गली आप जाते हैं, टूटे फूटे रास्ते कहीं देखे हैं आपने सही रास्ते? कितने तगड़े हाईवे बन गए, कितने बढ़िया एयरपोर्ट बन गए। आज कम से कम 20 नए एयरपोर्ट खुल गए और आवागमन का बढ़िया साधन हो गया। ठीक है। और 370 धारा हट गई और हमारे मुसलमान भाइयों का जो है ना ये 3 तलाक वाला मुद्दा हल हो गया। 370। आप बोल रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, ये बोल रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है। किसका डंका दिल्ली में बज रहा है? मोदी जी थोड़ी आएंगे यहाँ काम कराने, कैंडिडेट काम कराने आएगा। तो हमें कैंडिडेट के नाम पे वोट देनी चाहिए, ना कि मोदी जी के नाम पे। और पहली बात, 7 सांसद थे और हमने 10 साल बीजेपी को काम में दिया है, ठीक है। 7 में से 6 उन्होंने चेंज कर दिए नाम, ठीक है। अब ये सोचो उन 6 ने मतलब काम नहीं किया होगा और बीजेपी ने टिकट चेंज कर दी 6 की, तो क्या काम किया? यहाँ से तो हमें, इस एरिया से तो एक भी हमें सांसद दिखा नहीं, आज तक तो आया नहीं। और वो संसद में आपने रमेश बिदूड़ी जी की टिप्पणी सुनी होगी और इस वजह से उनका टिकट भी काट दिया और उनकी जगह बस एक और नाम आ गया, वो रामवीर बिदूड़ी। आप देखिए वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, नाम एक ही है, परिवर्तन कुछ है नहीं, काम कुछ हो नहीं रहा है। आप ये देखिए ना, आप केजरीवाल के काम देखिए और केजरीवाल पे इतनी साजिशें की जा रही है। उन्होंने स्कूल, साजिश हो रही है, ऐसा लग रहा है? ये सारी साजिश हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ साफ साजिश हो रही है। अच्छा, आपने जब साजिश का जिक्र किया तो कल आतिशी जो कि दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक आरोप लगाया गया कि भाई तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है। ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। ये देखो जी, ये सारे इन बातों पर विश्वास हो रहा है आपको? मैं आपको बताऊं, ये सारे झूठे आरोप हैं। क्या नाम है? दिल्ली आतिशी झूठ बोल रही है आपकी तरफ से। झूठ नहीं बोल रही, बीजेपी झूठ बोल रही है। क्या नाम है? और दूसरी बात ये है कि उन्होंने क्या नाम है, जो दिल्ली सरकार ने काम करे हैं उनके कामों की क्या नाम है, आप मतलब उनके कामों का बहुत अच्छा प्रभाव है। दिल्ली में महिलाओं को क्या नाम है, बस में फ्री यात्राएं मिल रही हैं, 20,000 लीटर पानी मिल रहा है। बीजेपी का किसी भी सांसद का नाम है हमारे यहाँ से, जो पहले का नाम है चुनकर गया था रमेश बिदूड़ी, उसने कोई काम नहीं करा, ना क्षेत्र में आया है वो आज तक। क्या नाम है, वोट लेने के लिए उस टाइम आ जाते हैं जब उनका मतलब। इस बार उम्मीदवार बदला गया, कुछ फर्क पड़ रहा है? उम्मीदवार बेशक बदला गया है। देखो मैं तो एक ही बात बताऊंगा, एक ही क्या नाम है चीज, लिफाफा पुराना क्या नाम है चीज वही है, उसमें खाली लिफाफे में वो बदल दिया, कैंडिडेट बदल दिया। ऐसा है कि नए लिफाफे में वही चीज डाल दी गई? आपको भी लग रहा है क्या? जी ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है इस बार दक्षिणी दिल्ली में? माहौल क्या है? माहौल तो देखो जी, एक सुनोगे तो आज मतलब ये कि क्यों बदले, इन्होंने चेंज क्यों करे? फिर एमपी अगर सही लोग थे तो चेंज क्यों करें? और माहौल की तो बात यह है सर कि नाश करके रख दिया हिंदुस्तान का, अगर हकीकत पूछो तो। एक बात बताओ, मैं बीमार आदमी हूँ, मेडिकल बिल नहीं जाता। पहले क्या होता था, 20-20 साल पुरानी दवाई एक ही रेट पे बिकती थी। आज हर 8वें दिन, भाई साहब मैं लेने जाता हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, हर 8वें दिन इस पर 10 रुपये 15 रुपये हर दवा पे बड़े हुए मिलते हैं। क्या है ये? कहाँ है रोजगार? किसका रोजगार? ये डंके पंखे से कुछ ना हो रहा भाई साहब। जमीन पे आके हिंदुस्तान के अंदर वो राज करे जो उंगली उठा के कहे हम सब एक हैं, पूरा देश एक है और हम ताकतवर जब बनेंगे जब हम भी उठा के कहे कोई भी नेता है हम सब एक है। ऐसे नहीं कि उसको उससे भड़वा दिया, उसको बंद करवा दिया। ये कोई राजनीति थोड़ा है भाई साहब। ना 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 ना, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, गलत हो रहा है। ये देखो एक बात सुनो, बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर सबूत या तो दिखाते कि भाई इतना पैसा सब हुआ इस पर बर्बाद हुआ, हम भी मानते इस बात को कि वो गलत था, तो गलत ही बंद कर देते। ठीक है। मैं यहाँ पर महिलाओं के पास आऊंगा और देखिए सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कान्हा जी आपकी गोद में है, लेकिन इस बार आप दिल्ली के सियासी माहौल को भी आप देख रही होंगी। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, क्या होता हुआ इस बार आपको नजर आ रहा है? भैया हम देखा वोट भी देंगे तो हम उनके लिए वोट देंगे जो कि महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, महिलाओं की मदद कर रहे हैं। और जहाँ भी हमें ठीक लगेगा कि हमारी हर जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है और महिलाओं को हर तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है, उन्हीं को हम वोट देंगे। तो किस पर विश्वास हो रहा है? आपने मुद्दे तो गिना दिए महिलाओं के, लेकिन किस पर विश्वास हो रहा है? एक तरफ है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भी एक तरफ है बीजेपी। मोदी जी के लिए देंगे भैया, उन्हें मोदी जी पर आपको विश्वास हो रहा है? हाँ जी, विश्वास हो रहा है। आपको किस पर विश्वास है? मोदी जी जिंदाबाद। आप बताइए। मोदी जी जिंदाबाद। जी आप बताइए, क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला लग रहा है? जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा, बस। आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी जी की हमारी सबकी। क्या बोल रही हैं आप? हमें घोटाला नहीं चाहिए, फ्री बस नहीं चाहिए, हमें मेहनत का चाहिए। मेहनत करेंगे, मेहनत करो। कौन कर रहा है घोटाला? कौन कर रहा है घोटाला? रोजगारी करो, बेरोजगारी नहीं चाहिए। घोटाला कौन कर रहा है? जो घोटाला कर रहे हैं जेल में है। एक बोतल की जगह 2 दी, एक पेटी की जगह 2 पेटी फ्री दी, सबको बदनाम कर दिया। बच्चों को पेप्सी की जगह दारू पिलवा दी।
सब बच्चे बर्बाद हो गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने सुना, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं गलत हुआ, झूठा फंसाया जा रहा है। जेल में क्यों है फिर? वो बोल रहे हैं झूठा फंसाया जा रहा है आम आदमी पार्टी वाले। झूठा झूठा कोई नहीं फंसाता किसी को। कपड़े बदलने से आदमी नहीं बदल जाता है, ठीक है। इंसान का चेहरा वही रहता है। कपड़े तुम 10 बदलो, इंसान वही रहेगा। आप क्या बोल रही हैं? कह रहे हैं झूठा नहीं कह रहा है, सब बात सच है। अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों ने कुछ गलत किया है? गलत किया है, गलत किया है। हाँ, गलत किया। आप क्या बोल रही हैं? गलत किया है तभी तो जेल में बंद है। हम लोगों ने पहले उन्हीं को वोट दिए थे, झाड़ू वाले को, केजरीवाल को। लेकिन जब ये दारू का सुन लिया ना भैया, हमारे भी बच्चे तो खराब हो रहे हैं, दारू पी पी के गली गली डोल रहे हैं। ये मुद्दा आप लोगों के बीच में बन रहा है, बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अच्छा, मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बार क्या होता हुआ नजर आ रहा है? केजरीवाल जेल के अंदर है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के जितने हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं ही। ऐसा आपको लगता है? हम लगता है। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं छतरपुर में, हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। एक पेंशन भी 4 साल से कागज रोक करके रखा है, किसी को पेंशन नहीं दे रहा है। बोल रहा है जो हम लोग जो हैं ब्राह्मण है, ऊपर जाति के जो लोग हैं ना, उसको केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनके आदमी कह रहे हैं कि आप लोग तो मोदी के आदमी हो, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, मोदी के पास जाओ। किसने बोला ऐसा? केजरीवाल के जो सांसद है वो बता रहे हैं। सांसद क्या है वो सब जो यहाँ तो सांसद बीजेपी के ना सभी, कोई नहीं है। वो लोगों का जो मंत्री उंत्री वो सब हैं, वो जो आते हैं वो बताते हैं, तो हम लोग तो काम कुछ करते नहीं हैं। आप क्या बोल रहे हैं? ये बताए हुए पे विश्वास करते हैं, हकीकत पे नहीं करते। हकीकत क्या है आप बताइए, हकीकत क्या है? फिर मुझे बताइए। शराब तो भैया जब से दुनिया पैदा हुई, शराब तो जब से भी शुरू हुआ है। क्या ये केजरीवाल ही शराब लेकर आया? और ये महिलाओं को आपने सुना, उन्होंने बोला कि एक के साथ एक फ्री के चक्कर में माहौल खराब हो गया, उनका ये कहना है। महिलाओं को आप सुनिए, सुनो ना, शराब तो भैया पहले भी थी और अब भी थी। अगर उसने कोई गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसके पक्ष में नहीं है। मगर ऐसा नहीं होता कि विपक्ष को उठा के तुम सबको ही बंद कर दोगे तो तुम अकेले ही सत्ता चलाओ। लेकिन देखिए, सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी किस मार्च को होती है, तो क्या ये मुद्दा बन रहा है आप लोगों के बीच? गिरफ्तारी पे बात करना चाहते हैं हम, दूसरे मुद्दों पे बात। रोजगार हमें जो देगा हम उसके साथ। लेकिन भाई दिल्ली के सीएम, आपके सीएम तो जेल में है ना। रही बात राशन की, राशन कोई अपने पास नहीं देता। राशन पहले भी कांग्रेस के टाइम से भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, सारी चीजें मिलती थी। इन्होंने कोई नया काम कर दिया? आज भी केजरीवाल ने राशन दिया, पहले भी देता था, ये भी देते थे। इनके तो केंद्र के तो जुम्मे है ना राशन देना। फ्री में राशन क्या दे दिया भाई? फ्री में तो पहले से भी था, फ्री में तो पहले भी राशन था, फ्री में पहले से नहीं था। मिट्टी का तेल मिलती थी, चीनी भी मिलती। इस बार कुछ माहौल बदल रहा है क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से? माहौल बदल रहा है। सांसद आम आदमी पार्टी का आ रहा। क्या बोल रहे हैं? सांसद आम आदमी पार्टी का सहीराम पहलवान जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सहीराम पहलवान जी, अरे यहाँ पे कितने लोग खड़े जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? किसी से बोलो रमेश पुरी को 10 साल में देखा हो, एक बार देखा था पिछले साल सनी देओल के साथ। लेकिन भाई इनके तो एक एक करके सब नेता फंस रहे। कल आपने देखा अमानुतुल्लाह खान, अमानुतुल्लाह खान 13 घंटे, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको, मेरा सवाल, 13 घंटे तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा, उससे पूछताछ की, एक एक करके सब पर जांच आ रही है। साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हो रहा है। ये मुद्दा है। आरोप आपको लगे, आपको भी जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा, जब तक होना पड़ेगा। सीधे होकर जब मानेंगे ना। तो ये आरोप सही है या झूठे हैं? जबरदस्ती का है, जबरदस्ती। क्या बोल रहे हैं आप? सर झूठे हैं। आप ये देखिए, इलेक्शन से जस्ट पहले केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। ये तो पूरी सरासर साजिश है, ठीक है। आरोप तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, जब ही अरेस्ट कर लेते। इस टाइम पे क्यों अरेस्ट करना जब इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा? इस गिरफ्तारी का नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को या फायदा होगा? फायदा होगा, फायदा होगा। कैसे फायदा होगा भाई? अरविंद केजरीवाल तो उनका बड़ा चेहरा अंदर चला गया तिहाड़ में केजरीवाल जी से, इसलिए उनको पहले बंद करवा दिया इलेक्शन के माहौल बदलने के लिए। हाँ जी। लेकिन वो तो जेल के अंदर चले गए, अंदर से कैसे फायदा पहुंचा पाएंगे? बीजेपी के तो जितने भी सांसद वो हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिजूरी क्यों? बिजूरी गया नहीं गया, उसे और ज्यादा पोस्ट देके गुजरात में बना दिया है, चुनाव में वो भेज दिया। बीजेपी के इतना भ्रष्ट हैं, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो धोते हैं साफ हो जाते हैं, और जो बेगुनाह है उन्हें जेल में भेज देते हैं, जो इनकी बात ना माने उन्हें जेल में भेज देते हैं। ठीक है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर में अमित शाह का नामांकन होना है। गांधीनगर में अमित शाह नामांकन करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। कल ही गांधीनगर पहुंच चुके थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जब उनकी तरफ से 3 रोड शो किए गए थे, एक जनसभा को संबोधित किया गया था।
और आज चूंकि नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में अमित शाह आज नामांकन करेंगे। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 7 मई को चुनाव भी होना है। आमोद राय हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आमोद, इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है विजय मुहूर्त में नामांकन दाखिल करना है, तो वो समय क्या है? देखिए, मैं कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर खड़ा हूं और गृह मंत्री अमित शाह के लिए यहाँ पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी अलर्ट है यहाँ पे और पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जा चुका है। मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ कुछ देर में, अगले कुछ देर में वो पहुँचने वाले हैं और यहाँ नामांकन दाखिल करेंगे। और उनके साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो भी आने वाले हैं। और इसी रास्ते से मैं आपको दिखाऊं कि जो रास्ता है पूरा सुना है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और अगले 1 से 2 मिनट में वो कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं। और यहाँ पे 12:39 पर उनका नामांकन होने वाला है। तो आपको मैं बताऊं कि सारा ये जो मेरे पीछे का आपको दिखाऊं जो रोड है, ये पूरा ब्लॉक है। और अब किसी भी क्षण वो आएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये आ गए, देखिए आपको मैं दिखाऊं, उनका काफिला मेरे ठीक पीछे आ गया है। और ये पुलिस की गाड़ियां, जो उनके एडवांस पार्टी की गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है, आगे जा रही है। देखिए, गृह मंत्री अब आ गए हैं मेरे सामने, बिल्कुल गृह मंत्री की गाड़ियां यहाँ इंटर कर रही हैं कलेक्ट्रेट के अंदर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनकी पत्नी है, उनके साथ बैठी हुई, उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, उनकी बहनें हैं। तो गृह मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ दाखिल हुए हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हुए हैं नामांकन दाखिल करने। और कलेक्ट्रेट के अंदर अब वो जा चुके हैं। और जिस चीज़ का इंतजार हम लोग कर रहे थे काफ़ी देर से, गृह मंत्री अब नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर जा चुके हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी हैं, उनके साथ उनकी बहनें हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, उनके पुत्र हैं और तमाम उनके जो करीबी सहयोगी हैं वो सब उनके साथ हैं। अभी नामांकन दाखिल करने गए हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद गृह मंत्री सीधा यहीं आएंगे जहां हम मौजूद हैं। और यहां पर वो इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे हमसे और वो अपने बारे में बताएंगे कि उनकी क्या रणनीति है और आगे देश के लिए क्या रणनीति है, इस क्षेत्र के लिए क्या रणनीति है। इन तमाम विषयों पे चर्चा भी करेंगे। तो जिस घड़ी का इंतजार काफ़ी समय से हो रहा था कि अमित शाह कब अपना नामांकन दाखिल करने आएंगे, वो समय आ गया है। और 12:39 का जो समय है, जो पहले से तय था, उसी शुभ मुहूर्त में वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। प्रतिमा, तो देखिए, गांधीनगर से ये सीधी तस्वीरें आप तक आमोद राय पहुंचा रहे हैं और उनकी तरफ से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने रख दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जब उनका नामांकन हो रहा होगा वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा कि आमोद बता रहे थे, कल करीब 14 घंटे से ज्यादा का लंबा उनका प्रचार था, जिसमें लगातार उनकी तरफ से रोड शो किए गए और इस दौरान TV9 भारतवर्ष से कई अहम बातें उन्होंने की। आमोद राय ने ही वो इंटरव्यू लिया था। आमोद, इस दौरान उनकी तरफ से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उस पर अपनी बात रखी गई है। और जो 400 पार का नारा बीजेपी लगातार इस चुनाव को लेकर दे रही है कि 4 जून 400 पार, उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा, उस पर भी अपनी बात रख रहे थे। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री 400 पार के नारे को लेकर काफ़ी सकारात्मक हैं और वो कह रहे हैं कि हम उसके काफ़ी करीब हैं, हम उसको उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और इसके लिए वो जो तर्क देते हैं उसमें वो बताते हैं कि हम जहाँ पे पहले से जितने सीटों पे मौजूद हैं उसमें कहीं कमी नहीं हो रही है और जहाँ बढ़ोतरी हो रही है उसमें वो जो सीट गिनवाते हैं, जो राज्य गिनवाते हैं, उसमें तमिलनाडु का जिक्र करते हैं, वो उसमें केरल का जिक्र करते हैं, उसमें बंगाल का भी जिक्र करते हैं, उसमें उड़ीसा का जिक्र करते हैं, आंध्रा और तेलंगाना का भी जिक्र करते हैं। तो गृह मंत्री कहते हैं कि इतने राज्यों में हमारा वोट बढ़ रहा है, हमारी सीटें बढ़ रही हैं और पहले से हम जहां जितनी सीटों पे थे उसमें भी कई जगह इजाफा हो रहा है। तो इस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया है 370 का बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400 पार का, वो लक्ष्य उनका पूरा होने जा रहा है। इसमें वो बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ उनका जो अलायंस हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नीतीश कुमार का वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब ऐसी राजनीतिक घटनाएं हैं जिसको लेकर वो कहते हैं कि हम 400 पार इस बार सरतिया जाने की उम्मीद कर रहे हैं।
यहाँ पर खासतौर पर गांधीनगर की बात करें, जिस तरीके से सीट का पूरा इतिहास रहा है, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कहते रहे कि एक वक्त था जब मैं यहाँ पर पहुंचता था, पोस्टर लगाया करता था लोगों के बीच। और ये देखिए तस्वीरें, नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। कल ही गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे और उसके बाद उनकी तरफ से रोड शो किए गए, तीन रोड शो उनकी तरफ से किए गए, जिसमें बता दें आपको साणंद, कलोल, साबरमती, घाटलोडिया, नारायणपुरा, वेजलपुर विधानसभा क्षेत्रों से ये विजय शंखनाद रोड शो होकर गुजरा। और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि 4 जून 400 पार का जो नारा है वो बहुत आसानी से बीजेपी हासिल कर लेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से गांधीनगर में इस बार जीत का मार्जिन जो है वो करीब 10 लाख का रखा गया है। पिछली बार 5.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आमोद, अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। नामांकन के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री का नामांकन का जो टाइमिंग था बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे वो पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल करने से 8 मिनट 9 मिनट पहले वो पहुंचे हैं। चूँकि नामांकन दाखिल करने का जो पर्चा होता है, जो फॉर्म होता है, वो ऑलरेडी उनके पास होता है, सब कुछ चेक किया जा चुका होता है। उसके बाद अभी एक बस कलेक्टर के सामने बैठकर उस फॉर्म पे सिग्नेचर किया जाता है और इसकी एक औपचारिकता बस रहती है। तो अभी वो कर रहे हैं और उसको करने के बाद आपको मैं बताऊं कि कल गृह मंत्री से जब मैंने ये पूछा कि आपको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 10 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य दिया है जीतने का वोट, तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता तो लक्ष्य देते रहते हैं और हमें उसको पूरा करना होता है। ये नहीं कह सकते कि कितना जीतेंगे, लेकिन कितना से जीतेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए गुजरात में बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है सभी सीटों को कम से कम 5 लाख मतों से जीतने का। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें तकरीबन 12 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां से बीजेपी ने 5 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीता था। इस बार 26 के 26 सभी पर यह लक्ष्य रखा गया है कि बीजेपी वहां से 5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते। प्रतिमा, इसके अलावा जानकारी आप ज्यादा बेहतर अब तक पहुंचा पाएंगे, जानकारी भी मिल रही, क्योंकि अमित शाह केवल अपनी सीट पर ही नहीं पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए, लक्ष्य उनका बहुत बड़ा है। ऐसे में देश भर में उन्हें चुनाव प्रचार करना है। ऐसे में गांधीनगर में बताया जा रहा है खासतौर पर उनकी पत्नी लोगों के बीच जा रही है और लोगों से बात कर रही है, खासतौर पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है डोर टू डोर कैंपेन के जरिए। जी, तो इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर गांधीनगर में पहुंचे हुए अमित शाह, उनका नामांकन हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रोड शो के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें की, यहाँ तक कि ईवीएम को लेकर भी सवाल जब उनसे पूछे जा रहे हैं अलग अलग सभाओं में, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विपक्ष ईवीएम को लेकर इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि अगर उनकी हार होती है तो वो उसे पचा नहीं पाते। जी प्रतिमा, एक बार कृपया दोबारा अपना प्रश्न दोहराएंगे। तो देखिए इस वक्त कलेक्ट्रेट से सीधी तस्वीरें तो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आमोद, में जो सवाल आपसे पूछ रही थी वो ये, क्योंकि व्यस्तता इतनी है, केवल गुजरात में ही नहीं देश भर में चुनाव प्रचार की कमान अमित शाह के हाथों में है। ऐसे में खासतौर पर गांधीनगर की बात करें तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी पत्नी खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, सरकार की उपलब्धियां लोगों को बता रही है। बिल्कुल, देखिए उनका पूरा परिवार एक्टिव है इस लोकसभा क्षेत्र में। मैंने कल खुद देखा उनकी पत्नी सुबह से जब रोड शो शुरू हुआ तब भी आई थी। उनके पुत्र को सुबह से मैं लोगों से बातचीत करते हुए, मिलते जुलते हुए, उनकी समस्याओं को जानते हुए, कहाँ क्या दिक्कत है सबका मैनेजमेंट करते हुए मैंने देखा। उनके पुत्र, उनकी बहू, उनकी पत्नी और यहाँ तक कि उनकी बहनें भी, चूँकि पारिवारिक रूप से बहुत अमित शाह से जुड़े हुए हैं ये सारे लोग, और उनकी पत्नी खासी सामाजिक गतिविधियों में यहाँ जुड़ी रहती हैं।
पुत्र भी जुड़े होते हैं। तो वैसे में अमित शाह को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अमित शाह काफ़ी सालों से इस जगह पे काम कर रहे हैं गांधीनगर में। और मैं आपको बताऊं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से लोकसभा सांसद थे तो अमित शाह खुद कहते हैं कि पार्टी हमारे यहाँ निर्णय करती है, कोई व्यक्ति निर्णय नहीं करता। और कहते थे कि हमने तीन बार विगत जो है 2009, 2004 और उसके पहले भी 3 बार हमने यहाँ से टिकट मांगा था और हमको नहीं मिला था। जबकि यहाँ से हमेशा आडवाणी जी के लिए क्षेत्र का जो प्रचार का व्यवस्था था, क्षेत्र को संभालने का जो व्यवस्था था, प्रबंधन का जो व्यवस्था था, वो अमित शाह खुद देखते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता था। अब 2014 के बाद उनको यहाँ से मौका मिलना शुरू हुआ है। तो अब चूंकि यहाँ जन जन को जानते हैं। ये देखिए नामांकन मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, क्योंकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकल रहे हैं। आमोद, नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, आज ही आखिरी तारीख भी थी और बताया जा रहा था कि विजय मुहूर्त में ये नामांकन दाखिल किया जाना था, और ये हम तस्वीरों में बता रहे हैं कि नामांकन दाखिल कर लिया जा चुका है। देखिए प्रतिमा, मैं आपको दिखाऊं कि गृह मंत्री वहां से निकलकर हम जहां खड़े हैं वो इस तरफ उनका काफिला आ रहा है और यहां वो आकर मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। बात भी उनके जो काफिले की गाड़ियां हैं निकल रही हैं और अब थोड़ी देर में वो यहाँ आएंगे और बातचीत करेंगे हमसे और ये बताएंगे कि अभी उनकी क्या योजना है और गुजरात के लिए उनकी क्या योजना है। तो थोड़ी देर में अमित शाह गृह मंत्री इसी रास्ते से आने वाले हैं, यहीं से आएंगे और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे एक छोटा सा मंच बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा मंच बनाया गया है जहाँ पर वो बैठेंगे और एक कुर्सी लगी हुई है और वहाँ पर वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। तो यहाँ एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था चलता रहा है सालों से, उसी का ये हिस्सा है। नामांकन दर्ज करने गए थे, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो मीडिया से मुखातिब होकर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है और गृह मंत्री को देखिए पैदल ही उनके साथ के कई लोग मुझे दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि पैदल ही उनके साथ के कई लोग आ रहे हैं और उनके सहयोगी आ रहे हैं। गृह मंत्री के जो क्षेत्र संभालने वाले लोग हैं वो भी आ रहे हैं। उनके केसी पटेल जो उनके क्षेत्र का यहाँ काम संभालते हैं वो मैं आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, जो सामने आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। राज्यसभा सांसद पटेल भी हैं, वो भी उनके आगे आए हैं। तो ये लोग मुआयना करने अभी आए हैं कि आगे किस तरह की तैयारी है। और मैं आपको बताऊं कि इसी रास्ते से शायद गृह मंत्री अभी निकल कर आने वाले हैं। उसके पहले उनकी जो टीम है, लोकल टीम, वो सारी आ चुकी है, उनके सहयोगी आ चुके हैं। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ का जो लोकल एमएलए हैं वो भी अब आ रहे हैं आगे एक एक करके और सारे लोग जो है वहाँ से पैदल ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री भी पैदल ही वहाँ से आएंगे नामांकन दाखिल करके यहाँ मीडिया से मुखातिब होने के लिए। तकरीबन 200-250 मीटर का ये एक पैच है, शायद पैदल ही आए क्योंकि गाड़ियाँ उनकी जो काफिले की है वो पहले आगे आ चुकी हैं। तो ये देखना होगा कि क्या वो पैदल आते हैं या अपनी गाड़ियों के बीच ही आएंगे, गाड़ियों में बैठ कर ही आएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन उनके सिक्योरिटी का देखिए, सिक्योरिटी के उनके जो इंचार्ज हैं वो पहले आकर यहाँ पे सब मुआयना कर रहे हैं कि रोड क्लियर है या नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। और पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है इसी गाड़ियों में शायद गृह मंत्री आ रहे हैं। अब देखिए, हाँ, ये गाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, इसमें गृह मंत्री बैठकर आए थे और इसी में आ रहे हैं और अभी आकर वो मीडिया से रूबरू होंगे। देखना होगा ये कि दिलचस्प बात होगा, क्या उनके परिवार के कोई सदस्य भी यहाँ आता है मीडिया के सामने या बाकी लोग नहीं आएंगे, सिर्फ वो अकेले आएंगे। तो ये देखिए गाड़ी ये आकर लगी है और इसमें गृह मंत्री आगे बैठे हुए हैं और उतर रहे हैं और वो सीधा अब उतरकर मीडिया के सामने यहाँ मुखातिब होने आएंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल वो भी है और उनके यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो भी साथ में आ रहे हैं। तो अब गृह मंत्री आ रहे हैं और पैदल मीडिया के पास जा रहे हैं। काफी गर्मी है अहमदाबाद में, 43 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच गृह मंत्री आज मुखातिब होंगे और बैठ गए हैं और मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। देखते हैं गृह मंत्री क्या कहते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। प्रतिमा जी, तो गृह मंत्री अमित शाह
अब मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 19 अप्रैल को आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का और गांधीनगर से, क्योंकि चुनाव मैदान में एक बार फिर से हैं गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में उनकी तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले ही वो गुजरात पहुंच चुके थे। गांधीनगर में उनकी तरफ से रोड शो किया गया। अब क्या कहा जा रहा है, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपको नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही में भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। जरा सुनते हैं। तुम्हें कोने में आ जाओ। થઈ ગયું સેટ બધાનું? તું હરખો બેસ પહેલા. आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है
तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए, और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मतपेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।